द्वितीय नियम पर आधारित आप ये क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 3.16। इस 3.16 के प्रॉब्लम को समझने से पहले फैराडे का द्वितीय विद्युत अपघटन का नियम का मेन कॉन्सेप्ट W1/E1 = W2/E2 = W3/E3 को हिंदी में आप सभी स्टूडेंट को आना चाहिए। और हिंदी में है, प्रथम विद्युत अपघट्य के घोल पर निक्षेपित ग्राम समतुल्य भार बराबर द्वितीय विद्युत अपघट्य के घोल के इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित ग्राम समतुल्य भार की मात्रा हमेशा बराबर होती है। वास्तव में W/E क्या होता है? ग्राम समतुल्य भार होता है। और W/M क्या होता है? अणु, ग्राम, अणु या मोल होता है। तो एक होता है दिए गए भार को अणु भार से भाग देना, तो वो मोल होता है, और दिए गए भार को समतुल्य भार से भाग देना वो ग्राम समतुल्य भार होता है। तो वास्तव में W/E ग्राम समतुल्य भार होता है। चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाने। 3 विद्युत अपघट्य का घोल है, एक में ZnSO4 का विद्युत अपघट्य का घोल है, दूसरे में AgNO3 और तीसरे में CuSO4। इसको श्रेणीबद्ध किया गया है, एक सीरीज में व्यवस्थित किया गया है। 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा लगातार प्रवाहित की जा रही है। तो इससे केवल बी सेल में, और तीनों सेल का नाम रखा गया ABC, तो बी सेल यानी सिल्वर वाले में, सिल्वर के रट मतलब जो सिल्वर जो मुक्त हो रहा है उसकी मात्रा पता है 1.45 ग्राम। और इतना ही से बताना है कि बताइए कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित की गई। जब चांदी 1.45 ग्राम मुक्त होता है तो जिंक और कॉपर कितना मुक्त होगा। अब इसी क्वेश्चन को पूरा फिगर के साथ अच्छे से समझिए। ये है 3 विद्युत अपघट्य का घोल। एक में विद्युत अपघट्य है ZnSO4, एक में AgNO3, एक में CuSO4। तीनों में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा को समान समय के लिए प्रवाहित किया गया श्रेणीबद्ध करते हुए। तो यहां पर तीनों एक सीरीज में आपको दिख रहा है, और इसका नाम रखा गया है सेल A, इसका B और इसका C। कह रहा है कि जब 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो चांदी 1.45 ग्राम जाकर मुक्त होता है। तो इस रड पर जिंक मुक्त होगा, इस रड पर कॉपर मुक्त होगा। तो आपको 3 चीज बताना है, प्रवाहित किए गए समय के बारे में कि कितना समय तक विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, और साथ साथ जिंक कितना ग्राम मुक्त हुआ और कॉपर कितना ग्राम मुक्त हुआ, जबकि चांदी का जितना ग्राम मुक्त हुआ दिया गया है। ये दोनों निकालना है, और आपको दिया गया है कि चांदी 1.45 ग्राम मुक्त हुआ। ये है क्वेश्चन का सारांश, पूरा अच्छे से फिगर के साथ। वही क्वेश्चन आप इस पैटर्न में देख सकते हैं। 3 आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, तीनों में जो जो भरा हुआ है विद्युत अपघट्य सामने है। चांदी का मुक्त पदार्थ का मात्रा दिया हुआ है, और बाकी दोनों का निकालना है। तो सबसे पहले हमारा पूरा ध्यान केवल सेल बी पर रहेगा, क्योंकि सब कुछ हमको सेल बी के बारे में पता है। एक चीज और, आप सभी स्टूडेंट कोष्ठ में सबका परमाणु भार दिया हुआ है। सिल्वर का परमाणु भार 108, जिंक का 65.4 और कॉपर का 63.5। ये पूरा तीनों का परमाणु भार है, जिसका उपयोग हम समतुल्य भार निकालने में करेंगे। देखा जाए तो सबसे पहले हमारा ध्यान केवल सेल बी पर रहेगा। सेल बी के लिए ध्यान दिया जाए, कौन सा विद्युत अपघट्य का घोल है? AgNO3। टूटेगा कैसे? Ag+NO3, और यहां पर Ag+ जो है कैथोड पर जाकर मुक्त होगा Ag के रूप में, और बैलेंस करेंगे 1 1 मोल हम इलेक्ट्रॉन का खर्च करेंगे इसके 1 मोल को मुक्त कराने में। और 1 मोल आप सभी स्टूडेंट जान चुके हैं, और 1 फैराडे 96,000, और 1 मोल परमाणु भार के बराबर होता है सिल्वर के।
तो 96,500 कूलम आप विद्युत का खर्च करेंगे तो 108 ग्राम चांदी का मुक्त होगा। उल्टा बोलिए, 96,500 कूलम द्वारा 108 ग्राम, मतलब 108 ग्राम चांदी को मुक्त कराने के लिए 96,500 कूलम विद्युतीय आवेश की आवश्यकता होती है। ध्यान दिया जाए, जो आप यहां देख रहे हैं उसी को हम यहां लिखने जा रहे हैं। 108 ग्राम चांदी को निक्षेपित करने के लिए, निक्षेपित मतलब मुक्त, निक्षेपित करने के लिए 96,500 कूलम की आवश्यकता होती है। इसलिए कितना हमारे पास ग्राम है ही, 1.45 ग्राम। तो ये हो जाएगा 96,500 बटा 108। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कीजिए, बताइए आप लोग। 1.45 ये पूरा कूलम आएगा इतना। तो ये वास्तव में इतना ग्राम चांदी को मुक्त कराने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा है। तो ये Q का मान वास्तव में है हमारे पास। तो पहले से I का मान पता है, Q बराबर आप सभी स्टूडेंट जानते हैं IT होता है। तो T बराबर Q बाई क्या हो जाएगा, I। और Q का मान यहाँ फाइनल आप बताएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, 12.95, 1295 कूलम्ब। तो यहां पर हम 1295.60 को डिवाइड करेंगे एम्पियर 1.5 एम्पियर से। अब इसको बताया जाए कितना, 8 क्या टाइम है, सेकेंड। और इस सेकेंड को अब मिनट में बदलेंगे, 60 से डिवाइड करके, डिवाइडेड बाई 14.39 मिनट। तो ये था क्वेश्चन का प्रथम भाग जिसमें आपको समय निकालना था। अब हम चलते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम से। हम लोग सीखे हैं W1 बाई E1 बराबर W2 बाई E2। तो ये हो गया W1 बाई EZ1 की। उसी तरह से लिख रहे हैं, एक तरह से लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। और यहाँ W1 W2 ना लिखकर हम इलेक्ट्रोड के हिसाब से लिख रहे हैं। तो अब हम आपको बता देना चाहे कि यहाँ पर हम 2 बार सॉल्व करेंगे। पहली बार सॉल्व करेंगे तो हमको जिंक पर मुक्त पदार्थ, जिंक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा मिल जाएगा, और फिर कॉपर का। तो यहाँ पर सबसे पहला पेयर हम इसका इसके साथ लेंगे, ये हमारा पहला पेयर होगा। और उसके बाद ये हमारा दूसरा पेयर होगा। ये हमारा दूसरा पेयर होगा। ये हमारा दूसरा पेयर होगा। 2 बार हमारा कैलकुलेशन चलेगा। देखिए, तो 2 बार कैलकुलेशन चलेगा। पहला राउंड कैलकुलेशन स्टार्ट होने जा रहा है। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम बताना चाहेंगे समतुल्य भार के बारे में।
कि समतुल्य भार कैसे निकलता है। आप सभी स्टूडेंट जान लीजिए, किसी भी परमाणु का समतुल्य भार निकालने के लिए उसके परमाणु भार में उसके संयोजकता से भाग देते हैं। तो संयोजकता से भाग देने के लिए आपको चलना होगा इसके विद्युत अपघट्य के घोल पर। यह है विद्युत अपघट्य का घोल, Zn टूटता है Zn प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, तो इसकी संयोजकता 2, तो परमाणु भार में 2 से, Ag प्लस NO3 माइनस तो 1 से, CuSO4 Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस तो 2 से, इसके परमाणु भार में 2 से, इसमें 1 से, इसमें 2 से। तो इस तरह से ये पहला पेयर हम लिखने जा रहे हैं। ये पहला पेयर WZn बटा EZn बराबर WAG बाई EAG। इसमें हम लोग को जो भी पता है सिल्वर के बारे में पता है, तो सिल्वर पर मुक्त पदार्थ की मात्रा 1.45, सिल्वर का समतुल्य भार 108 परमाणु भार बटा में संयोजकता। यहाँ पर WZn निकालना है, ये निकालना है, और EZn आपका हो गया 65.4 बटा में 2। हल करेंगे तो हमको फाइनली WZn का मान यहां मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। इसके बाद इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट यानी कि ये वाला सिल्वर, ये कॉपर का निकालना है, तो यहां पर सेकेंड कैलकुलेशन रन करेगा WAG बाई EAG, यानी यहां पर जो पेयर लेंगे वो इसका इसके साथ लेंगे WCU बाई ECU। तो यहाँ पर WAG हमको पता है और सिल्वर का भी पता है 108 बटा 1, कॉपर का यहाँ 63.5 बटा 2 और WCU। तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ गए कि इस पेयर को लेकर सॉल्व करेंगे तो हमको जिंक पर मुक्त पदार्थ की मात्रा मिल जाएगा, और इस पेयर को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा मिल जाएगी। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम हमेशा बनाते हैं जो NCERT 3.16 था। तो सर पहले राउंड में हमने समय निकाला, दूसरे राउंड में हमने जिंक पर मुक्त पदार्थ की मात्रा निकाला, और तीसरे राउंड में यहां पर जाकर आपका कॉपर पर मुक्त पदार्थ की मात्रा निकलेगा, जो आप सभी स्टूडेंट बाय कैलकुलेशन निकाल सकते हैं।